सो हेलो एवरीवन, फाइनली आप लोगों की जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो आ गई है जिससे आप अपनी फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। एंड कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया है जिसका आने के चांसेस है एग्जाम में, तो वो भी आप इस वीडियो में लास्ट में कैप्चर कर सकते हो। ओके। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड करी थी कि मैम जैसे आपने मैथ 5 के लिए वीडियो बनाई थी ना, सेम वैसी वीडियो चाहिए हमें। तो बिल्कुल सेम वैसी वीडियो आ गई है आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे वो क्वेश्चंस की लिस्ट लगा दी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें ये वाला जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी मैंने एग्जैक्टली सेम तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हिंद स्वराज का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट क्यों माना जाता है उसे, आज के टाइम पे उसका क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है। फिर जो नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है ये पूछ सकते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो हमारे शिकागो में 1893 में एड्रेस उन्होंने किया था पूरे पार्लियामेंट को, वो पूछ लेंगे। जो ये सेट फ्रॉम हेवेंस लेके, इसके बहुत कम चांसेस है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है आपको, बट इसके कम चांसेस है, तो अभी हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे जिनके बहुत रेयर चांसेस है। ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा जिसके चांसेस आने के ज़्यादा है। ठीक है भाई। चलो। फिर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, ये हमारी निराद सी चौधरी की है। ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो कुछ चार लोगों के हमारे क्वेश्चन हो गए ना, इससे चार वही आने के चांसेस है। गांधी जी का, नेहरू जी का, स्वामी विवेकानंद जी का एंड निराद सी चौधरी। ओके। तो फर्स्ट ब्लॉक तो हमारा सुपर इजी हो गया। इसमें देखो मैंने आपको आंसर्स भी इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दिए हैं। मैंने पहले वाली आपको जो सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना मैक्स 7 की, उसमें भी सारे आंसर्स थे। इसमें भी सारे आंसर्स, आपकी मर्जी करे उसमें से पढ़ लो, आपका मन करे इसमें से पढ़ लो, आपके ऊपर है। ठीक है भाई, सबका आंसर सेम ही है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है आंसर्स में। तो यूनिवर्सल टॉलरेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे हिंदुइज्म के बारे में, इन्होंने जो है हिंदुइज्म का काफी प्रचार किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड समझाया था, सोल एंड इट्स डिविनिटी इसके बारे में बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लव एंड वर्शिप, री इनकारनेशन एंड कर्मा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एंड कॉल फॉर प्रैक्टिकल कंपैशन। ठीक है। मैं देखो ये कोई भी पॉइंट है ना आपको बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि सारे ब्लॉक्स डिस्कस करने हैं मुझे। तो मैं नहीं चाहती ये वीडियो 1 घंटे का लंबा बन जाए, आप लोगों की जल्दी से क्विक प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगी। फिर महात्मा गांधी जी का जो हमारा हिंद स्वराज है, ये जो है वेस्टर्न मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते थे और इंडियन आइडेंटिटी को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, सेल्फ रूल होना चाहिए, विलेज में रिपब्लिक, मतलब विलेज में की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात करते थे, हमारा नॉन वायलेंस अहिंसा। ठीक है। फिर रेलेवेंस ऑफ हिंद स्वराज, आज की डेट में क्या इनकी रिलेवेंस है। तो अनचेक्ड मॉडर्नाइजेशन जो बढ़ती जा रही है उसके एक लिए आज के टाइम पे एक तरह से क्रिटिसाइज हम मान सकते हैं। सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं, प्लूरलिज्म एंड एथिकल पॉलिटिक्स एंड ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम। जवाहरलाल नेहरू जी का, उनकी ऑटोबायोग्राफी की प्रोज स्टाइल बतानी है। तो काफ़ी लूसिड एंड फ्लुएंट एक्सप्रेशन था, रिफ्लेक्टिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव टोन है, ऑर्नामेंटल एंड पोएटिक टच है, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच है, बैलेंस्ड एंड मॉडरेट स्टाइल यूज करते हैं, इमोशनल अंडरस्टेटमेंट। ठीक है। आप इन सारे पॉइंट्स को ना अच्छे से जो मैंने डिटेल में दिया है वो पढ़ लेना, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो। ठीक है। बाकी जब हम रिवीजन करते हैं और हमें ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ना आपको मेन जो इसके अंदर की चीज़ है वो तो खुद ही लिखनी पड़ती है। आपको अगर ऊपर का पॉइंट याद आ जाए तो बढ़िया हो जाता है। ठीक है। बाकी अभी आपको टेक्स्ट जो है इतने आसानी से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाले पॉइंट्स भी आप लोग खुद सोच सोच के अच्छे से लिख सको। चलो। जो ये हमारे निराद सी चौधरी थे, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को पसंद करते थे, ये पता हो गया आप लोगों को बात। ठीक है। यूरोसेंट्रिक एडमिरेशन, ये आपको याद रखना है। यूरोसेंट्रिक क्या होता है भाई, जो यूरोपियंस सेंटर में रखते हैं अपने आप को कि हम सबसे बढ़िया, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, हम ही है सबसे ज़्यादा समझदार इस पूरी दुनिया में। तो इन्होंने पर्सनल और हिस्टोरिकल नरेटिव का ब्लेंड दिखाया एक तरीके से, कल्चरल क्रिटिसिज्म की है, सोफिस्टिकेटेड प्रोज स्टाइल है इनका, कंट्रोवर्शियल रिसेप्शन है,
ठीक है, कंट्रोवर्सी में रहते थे बहुत ज़्यादा अपनी बुक की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये है वेस्टर्न फिलोसफी को एडमायर करते थे। फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाई हुई। चलो मुल्कराज आनंद जी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब। तो इसमें देखो रोल ऑफ बाघा पूछा गया काफी बार, रोल ऑफ बाघा। ठीक है। फिर मुल्कराज आनंद जी ने क्या सॉल्यूशन दिए हैं अनटचेबिलिटी के लिए। एंड नरेटिव टेक्निक पूछी गई है देखो 2 बार। प्लॉट एंड स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं मुल्कराज आनंद जी का अनटचेबल एज अ गांधीयन नोवेल, सोशल नोवेल। ठीक है, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। ओके। तो देखो मैंने ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दिए हैं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, गांधीयन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल इक्वालिटी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड इमोशनल अपील, लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी है। बाघा का रोल कैसा है हमारे इस नॉवल के अंदर। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑप्रेस्ड, जिसको ऑप्रेस्ड किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ह्यूमनाइज्ड विक्टिम है, एक मीडियम ऑफ सोशल क्रिटिक। बाघा के थ्रू जो है सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है कि किस तरीके से हिपोक्रेसी है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। एजेंट ऑफ चेंज एंड होप, तो एक तरीके से इसके थ्रू जो है होप और चेंज की बात की गई है। एंड विक्टिम ऑफ सोशल एंड कॉलोनियल हायरार्की। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। डिस्कस इन ब्रीफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी। गांधी जी के क्या इन्फ्लुएंस थे भाई। गांधीयन ह्यूमनिज्म था। ठीक है, क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, इंक्लूजन ऑफ गांधीज कैरेक्टर। एक्चुअली नॉवल के अंदर भी जो है गांधी जी की एक स्पीच होती है। ठीक है, नॉन वायलेंट सोशल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत, जहाँ पे गांधी जी का क्वेश्चन आ गया मतलब आपका काम आधा आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि आप सबने ही उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो आप उनके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो खुद से भी सोच के यहाँ पे कनेक्ट करके लिख सकते हो। स्पेशली अगर वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है तो गांधी जी के वो वाले पॉइंट्स उठा लो, हरिजन के पॉइंट्स उठा लो। अगर वो और किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वहाँ से उनके पॉइंट्स उठा लो। ठीक है, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सबको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं नरेटिव टेक्निक ऑफ अनटचेबल। तो ये लीनियर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। देखो एक होता है नॉन लीनियर और एक होता है हमारा लीनियर। जो लीनियर है वो मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है स्टोरी चलेगी। ऐसे नहीं कभी पास्ट की दिखा दी, कभी फ्यूचर की दिखा दी और कभी प्रेजेंट की स्टोरी दिखा दी, ये नहीं होगा। पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट से शुरू होते 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 आगे जाएगी वो। जैसे इसके एक दिन का इंसिडेंस दिखाते हैं बागा की स्टोरी में, दिन के शुरुआत से लेके आखिर तक। ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, सब प्लॉट्स है उसके अंदर। ओके, मतलब सब एक साथ जुड़ा हुआ है। ओके, विदाउट सब प्लॉट्स और डाइग्रेशन, कोई डाइग्रेशन नहीं है। वेट कहाँ पहुंच गए हम। ओके ये रहे, कोई डाइग्रेशन नहीं है उसके अंदर। डिविजन्स इनटू एपिसोड्स। ठीक है भाई, तो एपिसोड्स के थ्रू डिवाइड कर रखा है पूरा। क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन, तो क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ता है। ठीक है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है उसका, ये याद रखना आपको। तो नरेटिव टेक्निक क्या है। थर्ड पर्सन लिमिटेड ओमनिसेंट नरेटर। मैंने कई बार बताया है आप लोगों को कि जो हमारे थर्ड पर्सन ओमनिसेंट कैरेक्टर होते हैं, उसका मतलब जो हमारा मेन नरेटर होगा वो एक तरह से हमारे ऑथर ही होते हैं। ठीक है, चलो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई है। हम लोगों ने रिसेंटली जो है इसके बारे में पढ़ा था जब फेमिनिस्ट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है कि इंसान के इनर थॉट्स एज इट इज रिफ्लेक्ट करते चले जाना कि उनके दिमाग में क्या 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 आ रहा है। ठीक है, जो भी उनकी मेमोरीज है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ह्यूमिलेशन की या फिर डिग्निटी को पाने की, वो सारी की सारी एज इट इज रख देना। रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव टोन है। सोशल कमेंट्री थ्रू कैरेक्टर इंटरेक्शंस एंड सिंबॉलिक यूज ऑफ सेटिंग। ठीक है, जो ये लेट्रिन, टेम्पल, बाजार, इन सब का जो सेटिंग रखी गई है ना, ये सिंबॉलिक है। ये इंडिया का उस टाइम पे सोशल हायरार्की दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं राजा राव का। तो राजा राव का जो ये कान था पूरा है, इसमें नरेटिव टेक्निक पूछी है, वुमेन कैरेक्टर पूछा है। फिर हरि कथा का सिग्निफिकेंस देखो 2 बार पूछा है। इंपॉर्टेंस ऑफ हरि कथा, सिग्निफिकेंस ऑफ हरि कथा एंड रोल ऑफ मूर्ति भी 2 बार पूछा है। ये एक्चुअली सिर्फ 2 बार नहीं पूछा, ये ना मैंने एक चीज रियलाइज करी जब मैं आपके सारे लास्ट 12-13 ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल रही थी ना, तो हर साल आपके 2 बार पेपर होते हैं, है ना। तो आप लगा लो ऑलमोस्ट मैंने कम से कम भी तो जो 24
26 पेपर इवेलुएट करे, आपके पिछले सालों के सारे एनालाइज करे। एंड फिर मैंने देखा सिर्फ ये क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अब आप ये नंबर से मत सोचना कि सिर्फ यही क्वेश्चन 2 बार आया, नहीं, ये सारे क्वेश्चन 4-4 5-5 बार आ चुके हैं। ओके, तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मूर्ति। तो जो मूर्ति है वो गांधी गांधी का एक तरह से डिसाइपल है ना, गांधी जी की बहुत ज़्यादा बात मानता है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा। वॉइस अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, यूनिफाइंग फोर्स इन द विलेज, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड मॉरल करेज, स्पिरिचुअल लीडर की तरह आता है वो पूरे अपने गांव में, कांथापुर में। कैटलिस्ट फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग, एक तरह से गांव में आते ही लोगों को नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए अवेकन करने लग जाता है कि भाई उठो, हमारा देश जो है गुलामी के कगार पे खड़ा है, गुलाम बन चुका है, तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। फिर नरेटिव टेक्निक जो है हमारी अचक्का, वो बताती है, फर्स्ट पर्सन ओरल नरेशन है इसका, स्टोरी बता रही है वो। एंड मैंने आप लोगों को बताया था जब हम एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी सुनते हैं तो वो फ्रेम नरेटिव भी हो जाती है, तो जो अचक्का है वो स्टोरी सुना रही है। ठीक है, तो ये फ्रेम नरेटिव हो गया हमारा। ओरल ट्रेडिशन एंड फोक स्टाइल यूज किया गया है, फोक टेल्स का एंड पुरानास का। ठीक है, तो मिथ एंड लेजेंड इंटीग्रेशन यूज किया गया है, एक तरह से जो गांधी जी हैं उन्हें लॉर्ड रामा की तरह देखा गया है, मूर्ति को जो है हीरोइक फिगर की तरह देखा गया है। और जो ये पूरा सीन है ना इंडिया के अंदर, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, इसको महाभारत से लिंकअप किया गया है। ठीक है, महाभारत। ओके, फ्लेक्सिबल नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, तो इसमें भी जो है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग रखी गई है जो आगे पीछे के टाइम पे चलती रहती है। इंडियनाइज्ड इंग्लिश है, तो स्पीच पैटर्न्स, ईडियम्स और सिंटेक्स, इन सब को दिखाया गया है। एंड कलेक्टिव पर्सपेक्टिव दिखाया, अचक्का जो है ऐसी नरेटर है बेसिकली जो पूरे विलेज की थॉट बताती है। ठीक है, कि पूरा विलेज की जो होप्स है, फियर्स है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सप्रेस करती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है वुमेन कैरेक्टर्स इन कांतापुरा, इनका रोल बताना है। तो हमारे पास मेनली 3 कैरेक्टर्स आते हैं। खुद अचक्का जो नरेटर है, वो हमें स्टोरी बताती है कांतापुरा की हिस्ट्री की और औरतों के क्या पर्सपेक्टिव थे। फिर आती है रंगम्मा जो कि लीडर का रोल लेती है जब हमारे मूर्ति को जो है जेल में डाल दिया जाता है। फिर रत्ना होती है एक यंग विडो जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स को जो है मना कर देती है। ठीक है, कस्टेडियंस ऑफ ट्रेडिशन, एजेंट्स ऑफ चेंज, सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, कलेक्टिव वॉइस, ये सारे बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हरिकथा, हरिकथा एक्चुअली है क्या, एक तरह से रिलीजियस स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस है, ट्रेडिशनल रिलीजियस स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस है जिसके अंदर आपको मिथोलॉजी, म्यूजिक एंड मॉरल टीचिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो कल्चरल ट्रेडिशन हो गया, मीडियम ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई, स्प्रेडिंग गांधीयन मैसेज, यूनिफाइंग द कम्युनिटी, सिंबॉलिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाना क्योंकि आने के चांसेस है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिथ की एंड सिंबल्स की। तो हमारे इसमें काफ़ी सारे मिथ्स यूज़ किए गए हैं, जैसे गांधी जी को लॉर्ड रामा या कृष्णा जी से कंपेयर किया गया है, मूर्ति को जो है एज अ मॉडर्न सेज कंपेयर किया गया है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाया गया है महाभारत के तौर पे। एंड सिंबल्स क्या है, जो कांथापुरा विलेज है वो एक तरह से इंडिया का एक छोटा हिस्सा दिखाया गया है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कांथापुरा। फिर एक रिवर है हिमावती, वो प्योरिटी, लाइफ और कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो ये खुद हरी कथा है जो वहाँ पे स्टोरी चलती है, वो किसको लिंक करती है, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, जिसके अंदर हमें मिथोलॉजी मिल जाएगी और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट ब्लॉक पे ज़्यादातर क्वेश्चंस किसके बारे में पूछे गए हैं, एक तो जो ये भीम एंड तारा का रिलेशनशिप है इसके बारे में, फिर जो ये राजा का कैरेक्टर है इसके बारे में। अगर आपको याद होगा तो बिम हमारी कौन है, बिमला है ना, बिमला और तारा बहनें थी दोनों। तारा चली जाती है अब्रॉड, बिमला रह जाती है यहाँ पे, और राजा कहाँ चला जाता है, हैदराबाद। ठीक है, मैंने रियलाइज़ करा जब मैं आप लोगों को इस नॉवल के बारे में बता रही थी ना, तो लिखा तो मैंने हैदराबाद है, बोलते बोलते मैंने इसको भी अब्रॉड बोल दिया था। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि बोलते बोलते ना कई बार हम फ्लो फ्लो में हमें पता नहीं चलता, बाद में रियलाइज होता है। चलो कोई नहीं, अभी हमने वो गलती करेक्ट कर ली। राजा कहाँ जाता है, हैदराबाद। तो हम अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से।
भीम एंड तारा का रिलेशनशिप में हम क्या क्या लिखेंगे कि इन दोनों का टेम्परामेंट्स एक दूसरे से बहुत अलग था। तारा सेंसिटिव थी, नॉस्टैल्जिक थी, एस्केपिस्ट थी, मतलब सिचुएशन से भाग गई ना वो, ठीक है। और जो भीम है, बिमला है हमारी, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, रूटेड है, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। सिंबल ऑफ इमोशनल डिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पाथ टू रिकन्सिलिएशन। अब आ जाते हैं राजा के कैरेक्टर पे। कैटलिस्ट फॉर फैमिली कन्फ्लिक्ट भी इनकी वजह से ही मेन जो है फैमिली में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब इन्होंने मुस्लिम मुस्लिम इंसान जो है उनकी बेटी से शादी कर ली, ठीक है। तो इनके घर में जो है टेंशन शुरू हो गए। फिर सिंबल ऑफ एस्केपिज्म, भाई ये भी सबसे पहले छोड़ के भागे थे अपनी फैमिली की सिचुएशंस को। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज एंड मॉडर्निटी, एक तरीके से मॉडर्निटी भी दिखाई गई है भाई इनके थ्रू, ठीक है, कि भाई चेंज को लाओ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड बिमलाज इमोशनल एंकर, कि एक तरह से बिमला का जो एंगर है ना वो इनसे जुड़ा हुआ है, कि उन्हें एक तरह से इनसे धोखा मिला है, ठीक है, सेंस ऑफ बेट्रेयल है राजा की तरफ से बिमला के टूवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ अनीता देसाईज नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे। तो स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीनियर नैरेटिव है, मैंने बताया था, पास्ट और प्रेजेंट के इवेंट्स दिखाते रहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट से शुरू होता है, फिर मेमोरीज दिखाते हैं चाइल्डहुड की, फिर दोबारा से ग्रेजुअली प्रेजेंट पे पहुंच जाता है। तो इमोशनल जर्नी दिखाते हैं कि किस तरीके से पहले जो बिमला है हमारी बहुत ज़्यादा एक ऐसे खुन्नस में रहती है कि मेरे भाई बहनों ने मुझे ऐसे हालात में छोड़ दिया मजबूरी में, एंड बाद में आते आते उन्हें माफ़ करना सीख जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, मेटाफर फॉर ट्रूथ एंड क्लैरिटी है, क्लियर लाइट ऑफ डे देखो। सिंबल ऑफ रिकन्सिलिएशन, रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशनल लैंडस्केप। ओके, इसको डिटेल में पढ़ लेना आप लोग। चलो, फिर थीम ऑफ एलियनेशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, आपको पता होगा ना ये सारा हमारा जो नॉवल है ये एक्चुअली उसके अराउंड लिखा गया, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके बाद का जो टाइम था जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, एंड उससे थोड़ा सा पहले का टाइम भी, जो पहले का टाइम था वो इन लोगों के लिए फ्लरिश टाइम था, अच्छा था। बाद के टाइम पे ये लोग ज़्यादा अलग अलग हो गए एंड सब फिर बिखर गया। तो एलियनेशन दिखाया है कि भाई भाई बहन है वो एक दूसरे से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, इमोशनल एंड फेमिलियल एलियनेशन है, आइसोलेशन है, इमोशनल एस्ट्रेंजमेंट है। फिर पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या क्या दिखाई है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसमें देखो मैजिक रियलिज्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट कॉलोनियल नॉवल कैसे है ये हमें बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नरेटिव टेक्निक बतानी है। चलो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे जो अगर नंबर्स दिख रहे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना यहाँ पे समझ लो पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आता। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के थोड़ी बहुत इधर उधर लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। चलो, तो पोस्ट कॉलोनियल फीचर्स क्या क्या है, री राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द मार्जिन्स, critique of colonial legacy, blending history with myth and magic realism, theme of hybrid identity, political allegory। ये सारी चीज़ें मैंने ना आपको जब मैं समरी बता रही थी इसकी तो मैंने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो मैं अभी दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड टेक्निक। तो इंडियनाइज्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है, जो हमारा इंडियन वर्जन ऑफ इंग्लिश है ना उसका। ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन का यूज़ किया गया है इसमें। वर्ड प्ले एंड सिंबल्स का यूज़ किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मैजिक रियलिज्म का यूज़ है, नॉन लीनियर नरेटिव है, मेटा फिक्शन है, ठीक है, एंड एलिगरी एंड पॉलिटिकल सटायर है एक तरीके से। फिर हमारा जो फैमिली है वो एक तरह से कैरेक्टर के रूप में कैसे यूज़ किया है, और सलीम का कैरेक्टर, इनके ऊपर हमें कमेंट करना है। ये देखो एक क्वेश्चन नहीं था, मैंने 2 क्वेश्चन को ना एक में जोड़ दिया ताकि दोनों का एक साथ ही पॉइंट्स बन जाए। तो आपको फैमिली एज अ कैरेक्टर कैसे इसमें डेवलप होती है, बेसिकली फैमिली जो है वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट ही कर रही है। यहाँ पे क्या क्या फॉर्च्यून्स, कन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप आते हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। सेम ऐसी जो सलीम का कैरेक्टर है वो तो मेन हमारा इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ही एक्ट्स एज अ मेटाफर फॉर पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, कि भाई किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है एंड हम इमरजेंसी का टाइम देखते हैं, तो ये सलीम के नज़र से दिखाया कि इंडिया ने क्या क्या फेस किया उस टाइम पे।
ओके, अब मैजिक रियलिज्म की बात कर लेते हैं। तो सुपर नेचुरल पावर है इन अ रियलिस्टिक सेटिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। मर्जिंग हिस्ट्री एंड फैंटेसी, सिंबॉलिक यूज ऑफ द सुपर नेचुरल थिंग, सिंबॉलिकली यूज किया गया है। चैलेंज टू लीनियर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, मिथिकल एंड एलेगोरिकल एलिमेंट्स। एलेगोरिकल मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम किसी और चीज की तरफ एक्चुअली इशारा करें। ठीक है, लिखा कुछ है पर उसका मीनिंग किसी और की तरफ, बाहर की तरफ इशारा कर रही है, जो टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा है। ओके, चलो अभी शॉर्ट स्टोरीज पे आ जाते हैं। देखो शॉर्ट स्टोरी काफी सारी थी हमारी, एंड ऑलमोस्ट हर स्टोरी से ही ये एक या दो क्वेश्चन कभी ना कभी दे ही देते हैं। तो मैंने अभी क्या है, लेटेस्ट अपडेटेड शॉर्ट स्टोरी की वीडियो अपडेट करी है। पहले वाली जो मेरी शॉर्ट स्टोरी की वीडियो थी ना, उसमें एक दो शॉर्ट स्टोरीज में कुछ कुछ गलती हो गई थी, तो मैंने अपडेटेड वर्जन डाल दिया है। आप लोग प्लीज़ वो जाके देख लेना, आपको सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। और ज़्यादा मैंने इनफैक्ट इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल भी ऐसे बहुत जल्दी ऐसे भागते भागते एक्सप्लेन नहीं करा कि आप लोग समझ ही ना पाओ कि इसमें लिखना क्या है। अब आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, सारी स्टोरीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लाइफ टाइम में नहीं भूलने वाले आप वो स्टोरीज। ठीक है, और एकदम करेक्टेड वर्जन है, आपको इस बार 1% भी मिस्टेक नहीं मिलेगी मेरी किसी भी शॉर्ट स्टोरी में। चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। देखो इतनी सारी स्टोरीज थी, बट मैंने अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये सोच के कि कौन सी स्टोरी के आने के चांसेस ज़्यादा है, कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है, वो लिखे हैं। तो आपको यहाँ पे देखो, पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू प्रेफर स्टोरीज दैट आर ओपन एंडेड और दोज दैट ऑफर क्लियर रेजोल्यूशन। तो इसमें आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दे सकते हो कि भाई देखो, एन एस्ट्रोलॉजर्स का डे है, इसमें क्लियर रेजोल्यूशन दिया है। इंजन ट्रबल है, क्लियर रेजोल्यूशन है। और जो गाजर हलवा था एंड अ टोस्ट टू हर सेल्फ, इनमें ओपन एंडिंग थी। तो आप अपने हिसाब से भी कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी ज़्यादा चीज़ें पसंद है, जिसमें रेजोल्यूशंस होते हैं या फिर ओपन एंडेड वाले अच्छे लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी ये आंसर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। चलो, यूज़ करने का मतलब है पढ़ लो, समझ लो, खुद से अपने आप को एक्सप्रेस करके आओ वहाँ पे। मतलब आइडिया ले सकते हो बेसिकली। तो आर के नारायण एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे रस्किन बॉन्ड एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। फिर शशि देश पांडे एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, गिव आंसर इन रेफरेंस टू हर शॉर्ट स्टोरी द मिरेकल, है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मेन हमारे जो पोएट है उनका नाम लिख देंगे, सॉरी जो स्टोरी राइटर है उनका नाम लिख देंगे, और उनकी उस स्टोरी के रेफरेंस में आपको आंसर लिखना होगा। तो अगर आपको स्टोरी पता नहीं होगी तो आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे उनका, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप एक बार मेरी दोबारा से शॉर्ट स्टोरी वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आपने पहले जब मैंने अपलोड करी थी वो देख ली थी, तो आप डेफिनेटली दोबारा देखना, क्योंकि अगर आपने वो थोड़ी सी भी मेरी जो गलती वाली वीडियो थी वो अगर देख ली होगी, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, आई डोंट वांट दैट एट एनी कॉस्ट। तो आप प्लीज करेक्टेड वर्जन वाली वीडियो देखो, जिससे आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें सही हो। चलो, द फीचर्स क्या क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल है इनका, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन लाइफ, ह्यूमन एंड आयरनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाते हैं, एंड मॉरल एंड फिलोसफिकल अंडरटोन्स। Sorry. Okay, comment upon the diasporic elements in Arun Joshi's The Only American from Our Village। तो भाई हमें देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस एंड सक्सेस के बारे में पता चलता है। अब जिसने मेरा अपडेटेड स्टोरी देखी होगी ना, ये वाले से वही कनेक्ट कर पाएगा अच्छे से कि इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिटर्न एंड रिग्रेट होता है, कल्चरल क्लैश एंड एलियनेशन एंड आइडेंटिटी। चलो, रस्किन बॉन्ड एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, देखो मैंने बोला था ना, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे कि जो हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है उनके ऊपर कमेंट करो कि ये किस तरह की राइटिंग करते हैं। जैसे मान लो हमें रस्किन बॉन्ड के बारे में पता है कि ये जो है ना ज़्यादातर बच्चों की कहानियां लिखते हैं, ठीक है, और नेचर लविंग है, बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड कहानियां लिखते हैं। तो हमें ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स में पता चल गया ना, तो हम उन्हें और एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ल्यूसिड एंड सिंपल स्टाइल है, थीम्स ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप, जेंटल ह्यूमर एंड वार्मथ, ठीक है, एम्फेसिस ऑन ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। चलो, अब गाजर हलवा पे आ जाते हैं, जो कि हमारे गीता हरिहरन ने लिखी है, जो कि पुरु पेरूमई है, उसकी जो मेड होती है बहुत ही रिच फैमिली में चली जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को।
ठीक है, इसकी क्या क्या थीम्स हो जाएंगी? सोशल इनइक्वालिटी, रूरल अर्बन माइग्रेशन, लॉस ऑफ इनोसेंस, रेजिलियंस, फूड एज अ सिंबल यूज किया गया है इसमें। देखो जो गाजर हलवा है ना, वो एक तरह से मेटाफोरिकली यूज किया गया है लेबर क्लास कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर, और किस तरीके से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा। फिर फेमिनिस्ट लेंस से देखा गया है इसको कि औरतों के साथ और ज़्यादा भेदभाव होता है, मतलब अगर स्पेशली वो इस तरह से काम करने गई है किसी के घर में तो। अब बात करते हैं हमारी पोएट्री की। भाई पोएट्री के तो मैंने सारे सॉल्यूशन जो आपको पोएट्री वाली वीडियो है ना उनमें दे रखे हैं, प्लस इनका पीडीएफ मैं जस्ट इस वीडियो के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको दे दूंगी। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पोएट्री की, शॉर्ट स्टोरी की, एंड हमारी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पैसेजेस हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, जिसमें भी आपको ये 2 दिखाई दे, या फिर मैंने ना नंबर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा पैसेज कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और हो सकता है कुछ कुछ पैसेज ऐसे होंगे जो मैंने शायद 2-2 बार लिख दिए होंगे, ये ध्यान दिए बिना कि वो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने पोम का नाम भी लिखा है एंड राइटर का नाम भी लिखा है। जब मैं ये सारे के सारे पैसेजेस वहां से उठा रही थी ना, तो मैंने ऐसे प्रॉपर लिस्ट बनाने के लिए कि भाई ये तोरूदत्त की सीता का है, तो सारे सीता के पैसेजेस एक साथ डाल दिए। ठीक है, फिर आवर कैजुरीना ट्री। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 2 बार पूछा गया है। फिर हमारा जो ये लोटस का है ये 4 बार पूछा गया है, लव केम टू फ्लोरा। मैंने ये सारी पोम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अभी दोबारा से एक एक पैसेज को एक्सप्लेन करने के ना ही कोई मतलब बनता है, और ना ही कोई मतलब टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये पैसेजेस जिसपे स्पेशली नंबर्स है, ठीक है, जिनमें कोई नंबर नहीं है, मतलब मुझे या तो वो 1 बार मिला है या शायद 2 बार मिला होगा, मतलब जितनी ज्यादा बार मिलेगा मैंने उसके आगे नंबर जरूर लिखा है कि मुझे एक से ज्यादा बार मिल चुका है। ठीक है, तो वो आपको जरूर ही जरूर पढ़ना है। देखो सरोजनी नायडू के हमारा ये पैसेज 4 बार, ये पैसेज 3 बार। अब मैं आपको क्यों फोर्स कर रही हूँ कि ये पैसेजेस पढ़ो जिनमें नंबर्स है, क्योंकि इनके पूछे जाने के चांसेस दोबारा दोबारा रहते हैं भाई, बिल्कुल रहते हैं। बाकी के जो पैसेजेस हैं उन पे भी नज़र डाल के जाओ, उनकी भी एक्सप्लेनेशन देख लो जो आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ पढ़ लो, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगी। ठीक है, समझना है तो एक्सप्लेनेशन देख लेना, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। चलो, कमला दास का वर्क जो ये एन इंट्रोडक्शन है, इनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे। देखो 3 बार ये पैसेज, 2 बार, ठीक है, 1 बार ये, 4 बार, 5, 6, 7, ठीक है, 7, 8, मतलब काउंट करने जाओगे तो ऐसे लगा लो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में तो ये पूछा ही जाता। मतलब जब भी आपका ये एग्जाम होगा तो कमला दास का एन इंट्रोडक्शन या फिर तो माय मदर से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो माय मदर का ये पैसेज भी 3 बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ए के रामानुजन में। इनका जो ये पोम है लुकिंग फॉर अ कजिन ऑन अ स्विंग, ये 4 बार पूछा गया है। बाकी ये सारे एक एक बार पूछे गए हैं, ये 2 बार पूछा गया है। तो आप लोगों को खुद से ऐसे नंबर से एनालाइज करना है। ये सारे पैसेजेस मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। चलो श्री औरबिंदो के टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनके बहुत बार पूछे गए, 5 बार, 4 बार, है ना। ये सारे के सारे नंबर्स आप ध्यान रखना। द गोल्डन लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, अ ट्री, एंड लाइफ एंड डेथ, सुपर इम्पोर्टेंट, ब्राइड ऑफ द फायर। ये जो हमारे श्री औरबिंदो है, एक तो कमला दास हो गई, एक श्री औरबिंदो हो गए, ठीक है, एंड तीसरे हमारे हो गए निजिम इजिकल। इन तीनों के ना एक तो आपको 100% पैसेज मिलेगा ही मिलेगा आज के एग्जाम में, आप लिख के दे लो। ठीक है, आप ये कह देना कि हाँ मैम आपने कहा था इनका पैसेज जरूर आएगा, और वो आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि आपको ये पैसेज देते हैं 7 से 8, उसमें से चॉइस देंगे कि 4 करो। एक पैसेज आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक पेज में आपको पूरा लिखना है वो आंसर। तो लाइंस जब आप पूरी अच्छी तरीके से पहचान लोगे तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे कि उस पोम में क्या है, वो लाइंस क्या कह रही है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से पैसेज के आने के चांसेस ज़्यादा है। एंटरप्राइज, ये भी कई बार पूछा गया है। ये सारे के सारे पैसेजेस आपके पीवाईक्यूज के हैं,
मैंने खुद से कहीं से ढूंढ के नहीं लाई हूँ, आपके जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स है ना उनसे उठाए हुए हैं। ठीक है। बैकग्राउंड कैजुअली का देखो ये पैसेज 3 बार आया है, ये भी 3 बार, 2 बार, मतलब बैकग्राउंड कैजुअली से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके। ओके, सेम ऐसे एंटरप्राइज से भी आए हैं। फिर हेनरी डेरोजियो का हमारा टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके सेम बहुत कम आए हैं बट डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये 2 बार पूछा गया है। बाकी इन पैसेजेस को तो कम से कम आप नज़र डाल के ही जाओ। ये देखो, ये वाला पैसेज 4 बार आया है। माई कंट्री इन दाई डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, अ ब्यूटियस हेलो सर्कल्ड राउंड दाई ब्रो। इनको तो देखो आप लाइन से ऐसे पहचान के चले जाओ कि ये जो है माई नेटिव लैंड। ठीक है, टू इंडिया माई नेटिव लैंड का है। और इनको ना पहचानने की थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी है जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी है कि कैसे पहचानोगे। यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं, उनकी ग्लोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखना है जहाँ पे भी कंट्री वर्ड मिल जाए। ठीक है, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किसकी है, हेनरी डेरोजियो की है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। फिर जयंता महापात्रा आ जाती है हमारी। इनकी जो ये पोम है डॉन एट पुरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो 4 बार पूछी गई है, एंडलेस क्रो नॉइसेस एंड डॉन एट पुरी। ये भी डॉन एट पुरी का है। इंडियन समर से ये सिर्फ और सिर्फ 2 बार पूछा गया है। एंड ये वाला तो आप छोड़ ही सकते हो, हंगर से ये एक ही बार पूछा गया पूरा जब से लेके ये क्वेश्चन शुरू हुए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन जो पैसेज उन्होंने सिर्फ एक बार दिया है ना उसको ये दोबारा से ऐसे रैंडमली पूछ ले। पर आप स्मार्ट कैसे यहाँ पे प्ले कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख जाओगे, वो लाइन देख जाओगे एंड वो कौन सी पोम से है एंड किस राइटर की है। अब वहाँ पे देखो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम में नहीं पढ़ना होता, कभी कभी हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। ये लाइंस बहुत इजी है, आप बहुत इजीली इन्हें एक्सप्रेस भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम होता कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होती तो मैं आपको बोलती कि भाई इन्हें भी अभी भी टाइम है और अच्छे से पढ़ लो। पर अब आपके पास वो रिस्क लेने का टाइम नहीं है। चलो उसके बाद जयंता महापात्रा के बाद मैंने जो है सारे अदर जो पोएट्स है बाकी सारे वो इस लिस्ट में डाल दिए। जैसे आर परथा सारथी हमारे द ट्रायल, ये 2 बार पूछा गया है इनका। फिर ये एक एक बार पूछे गए सारे जो एग्जाइल में है, ये वाला तमिल। फिर द बस बाय अरुण कोलाटकर, ये वाली भी। बट ये लाइन देखो एक एक बार आई है। ये लाइन देख लेना, आई कैन स्मेल वायलेंस इन द एयर लाइक लैश ऑफ कमिंग रेन। ये मैंने समझाई भी है आपको, जो हमारी पोइट्री की वीडियो है 4 बार पूछी गई है। के की दारूवाला ने लिखी है, रुमिनेशंस इनकी वीडियो है, सॉरी पोम है। ओके। फिर एग्जाइल एग्जाइल जो ये पोम है इससे भी कई बार क्वेश्चन आए रुमिनेशंस। लेकिन अभी इन पोम्स को तो एक्सप्लोर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना, अगर आई तो ये वाली पैसेज आ सकता है। अब आते हैं हमारे महेश दत्तानी की प्ले पर तारा। ठीक है, इनके भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, मतलब आएंगे तो ये सारे के सारे ब्लॉक से आपको एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, मतलब सेम तरह के ही क्वेश्चंस वो फ्रेम करते हैं, ऐसे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं दे देंगे आपको। तो सबसे पहले प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं। भाई प्लॉट में आपको क्या बताना है, एक तरह से पूरी स्टोरी डिस्कस करनी है कि क्या क्या चलता है उसमें। ठीक है। फिर तारा और चंदन का रिलेशनशिप डिस्कस करना है, डीप इमोशनल बॉन्ड, इनोसेंस एंड अफेक्शन, विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, गिल्ट एंड ट्रॉमा, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। फिर हमें जो है इस प्ले की लैंग्वेज एंड टेक्निक डिस्कस करनी है महेश दत्तानी की। तो इन्होंने क्या है, सिंपल कंट्रोवर्शियल यूज़ करा है, इमोशनल रिफ्लेक्टिव टोन है, सिंबॉलिक फ्रेजेस है। एंड क्योंकि ये प्ले है तो एक तरह से स्प्लिट स्टेज टेक्निक का यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, एक ही स्टेज पे एक बार में 2 सीन्स चल रहे होते हैं। ठीक है। एंड नॉन लीनियर नरेटिव का यूज़ किया है, फ्लैशबैक्स है, सिंबॉलिज्म का यूज़ किया गया है, मोनोलॉग्स है काफ़ी सारे। ठीक है, एंड डायरेक्ट ऑडियंस को एड्रेस करने वाले, मतलब जब भी जो हमारे कैरेक्टर वो डायरेक्ट ऑडियंस को एड्रेस करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक द फोर्थ वॉल। ओके, डायरेक्ट एड्रेसेस टू द ऑडियंस, ब्रेक द फोर्थ वॉल। ओके। तो हमारा ये महेश दत्तानी का जो प्ले है तारा, वो एक फेमिनिस्ट प्ले कैसे है,
तो हमें जेंडर बायस्ड इनजस्टिस दिखाई जाती है, एक्सपोजर ऑफ पेट्रियार्कल वैल्यूज दिखाया जाता है। देन तारा को एक तरह से सिंबल की तरह पे यूज किया है कि किस तरीके से उसके साथ इतनी ज्यादा भेदभाव होती है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी होती है फिर भी उसके साथ बहुत भेदभाव होता है। ठीक है। क्रिटिक ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स कि भाई सबके लिए एक तरह से नॉर्मल सी बात लगती है कि हाँ लड़का हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दे दो, लड़की को मत पूछो। वॉइस ऑफ द साइलेंस्ड। ठीक है, तो ये हमारा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इस प्ले का। सो मेरी नॉलेज में तो देखो मैंने जितने भी आप लोगों के सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना वो ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ मैं आपको विद इन 15 मिनट्स इस वीडियो के अपलोड होते ही दे दूंगी, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। बस ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये पढ़ लो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है एंड पोएट्री पढ़ना है। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो देखने का टाइम ना भी हो ना, देखो अभी आप मेरे ख्याल से मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 7:30 बज रहे हैं एंड आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा 2 बजे, काफी टाइम है बीच में। आप शॉर्ट स्टोरी वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, ताकि आपको सबकी शॉर्ट स्टोरीज अच्छे से क्लियर हो जाए एंड आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहो, कुछ भी आपको गलत फहमी नहीं रहे किसी भी चीज़ की। सेम ऐसी अगर टाइम मिले तो पोम वाली वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लेना, अदरवाइज डायरेक्ट उसका पीडीएफ से पढ़ाई कर लेना। और इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको अब ये क्या करना है, पीडीएफ से पढ़ाई करनी है और पॉइंट्स पढ़ने हैं। जो इजी है उनको सिर्फ ऊपर से पॉइंट्स पढ़ना है, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो अंदर से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लो कि इसके अंदर लिखना क्या है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया हो जाए। चलो भाई, अभी फाइनल टाइम आ गया है आप लोगों से बाय बाय बोलने का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सभी अच्छे से एग्जाम करके आना एंड मुझे बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मेरी ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन की वीडियो है कितनी काम आई कितनी काम नहीं आई। ठीक है, तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।